हेलो बच्चों, तो आप भी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको भी पढ़ने में समस्या होती है? आपको भी रटना पड़ता है? अगर ये सारी चीज़ें हैं, मैथ समझ में नहीं आती है, साइंस, सोशल साइंस, ये आपको रटना पड़ रहा है, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो हम आपकी समस्याओं का समाधान लेके आए हैं। हम कुछ मॉडर्न तरीके से आपको पढ़ाएंगे जिससे चीज़ें आपको याद करना ना पड़े। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, याद किया हुआ चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद तो रहेगा नहीं, ठीक है? चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, या फिर कोई भी चीज़ हो। तो इसीलिए उसको हम मॉडर्न तरीके से पढ़ाएंगे। हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको कभी याद करना ना पड़े। मैथ पढ़ाएंगे, मैथ एक पर एक ट्रिक देंगे आपको, तो मैथ आपको कोई समस्या नहीं होगा, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। और दूसरा चीज़, ऑब्जेक्टिव हम विश्लेषण के साथ बताएंगे। विश्लेषण यानी कि ऑब्जेक्टिव का होता है ना कि एक का है, दो का भी, ऐसे नहीं, पूरा विश्लेषण करके हम आपको समझाएंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाए। अगर हम 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो मेरा 100 सब्जेक्टिव तैयार होगा। वो कैसे होगा, अभी आप वीडियो में देख लीजिएगा, आपको वीडियो में दिखाएंगे। आप मेरे चैनल का सिर्फ एक वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो आप दोबारा नहीं देखिएगा, लेकिन एक बार जरूर देखिए, ठीक है? जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, तैयारी ऐसे भी की जा सकती है बोर्ड एग्जाम की, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आज हम हिस्ट्री का पढ़ते हैं क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ कैसे मेरा सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, उसको थोड़ा आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो चलिए इसका जवाब तो आप बता सकते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब इसका विश्लेषण हम कैसे करेंगे वो देखिए। महात्मा की उपाधि है ना, उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान किया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पहली बार 1915 में है ना, वैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा कहकर उन्हें संबोधित किया था। तो देखिए आपका क्वेश्चन बदल के कैसे आएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन आपका आ जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा है ना, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है और ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है ना, बहुत अच्छी चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? सबसे पहले किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं, नस्लवाद, राष्ट्रवाद, प्रेस, है ना, शिक्षा। तो सबसे पहले जो गांधी जी ने विरोध किया था नस्लवाद का। किसका किया था? नस्लवाद का। कहाँ किया था ये भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो उनके जीवन में कब मोड़ आता है, जब 1893 में उन्हें ट्रेन से, है ना, अफ्रीका में उतार दिया जाता है। जब वो फर्स्ट क्लास में बैठे होते हैं तो उनको उतार दिया जाता है। तो उसी समय कहते हैं कि भाई तू टिकट क्यों बेचा, जब हमें बैठना ही नहीं था तो तू हमें टिकट दिया क्यों? गांधी जी वहाँ पे भी हंगामा खड़ा कर देते हैं, ठीक है? अफ्रीका में भी जाके हंगामा खड़ा कर देते हैं। तो याद रखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन का नीचे विश्लेषण किया हुआ है, ठीक है? आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 1890, 1892, 1915, 1916। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915 में। देखिए बहुत सारे बच्चे 1915, 1916, 1917 ये मार देते हैं, लेकिन विश्लेषण करने से क्वेश्चन का सटीक जवाब हमें पता चल जाता है कि यही इसका जवाब होना चाहिए, ठीक है? और इससे मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे, है ना, तो पहला आश्रम कहाँ स्थापित किए थे? तो 25 मई 1915 को अहमदाबाद के, है ना, कहाँ पे, कोचरब क्षेत्र में स्थापित किए थे। अब फिर आश्रम को 17 जून 1917 को साबरमती नदी के तट पर खुली भूमि पर ले जाके, है ना, एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे, है ना, स्थानांतरित कर दिए थे, ठीक है? तो सबसे पहले 1915 में किया गया था, 25 में, तब उसे ले गया था कहाँ पे? साबरमती नदी के किनारे। तो चलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? 1915। चलते हैं 4 नंबर। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया था, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को, तो 12 जनवरी 1930, 12 फरवरी 1930, 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930। इसका आंसर होगा 12 मार्च 1930, ठीक है? इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं, ठीक है? कब किए थे? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक 24 दिनों तक उन्होंने पैदल मार्च निकाला था। और उसने अंग्रेजी नमक कानून को भंग किया था, यानी कि बोला कि भैया हम अंग्रेजी नमक नहीं खाएंगे।
उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा नमक क्यों खाएंगे जब मेरे यहाँ समुद्र तट पे नमक मौजूद है, फ्री में उपलब्ध है, तो तुम इतना महंगा नमक बेच रहे हो, हम तुम्हारा नमक नहीं खाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, नमक कानून को बंद किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था, भारत में या अफ्रीका में, इंग्लैंड में या पुर्तगाल में। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो अफ्रीका में किया था। देख लीजिए, महात्मा गांधी ने 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह का, है ना, पहली बार इस्तेमाल किया था, है ना, कहाँ किया था, तो अफ्रीका में। रंग भेद की नीति के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, 1870, 1875, 1893, 1898। तो 1893 में गए हैं। देखिए इसका विश्लेषण नीचे किया हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 7 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, केसरी, मराठी, यंग इंडिया, बंगाली, है ना। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आप फटाफट बताइए। तो गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। इस साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस भाषा में छपती थी, तो अंग्रेजी में छपती थी। ठीक है ना, अगला है, यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, 1913, 1919, 1915, 1921। तो 1915 में आए थे। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1915 है ना, 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी अपोलो बंदरगाह पर उतरे, भीड़ इकट्ठा हो गया था। उनका जोरदार क्या किया था, तो जोरदार स्वागत किया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने, नारायण सिन्हा ने, जय प्रकाश नारायण ने, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, तो इसका होगा राजकुमार शुक्ल। और संत राव के कहने पर चंपारण आए थे। और नील की खेती जो चंपारण में होती है ना, जिसे तिनकटिया पद्धति कहते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने खत्म किया था। तो आपसे सवाल ये भी पूछिएगा कि राजकुमार शुक्ल के सिवा और कौन व्यक्ति था जो गांधी जी को बुलाए थे, तो संत राउत के कहने पे आए थे। ठीक है, नीचे देखिए, विश्लेषण को जरूर पढ़िएगा, इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 10 नंबर है, महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यहाँ याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए इसका भी नीचे विश्लेषण किया हुआ है, ये भी आराम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है, महात्मा गांधी जी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था, तो 2 मार्च, 6 अप्रैल, 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर। 1930 है, तो कब भंग किया था, 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था। ठीक है, इसके बारे में नीचे विश्लेषण कर दिया गया है। ठीक है, 6 अप्रैल को, यानी कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक उन्होंने दांडी पैदल मार्च किया था, दांडी यात्रा किया था, 24 दिन लगे थे। ठीक है, और उन्होंने नमक कानून को भंग किया था। 12 देखते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, मुंबई, दांडी, सूरत, दिल्ली। ठीक है, तो उन्होंने दांडी को चुना था। किसको चुना था, दांडी को। तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। उन्होंने अपने हाथ से में नमक लेकर कहा था कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को हिला के रख दूंगा। और सभी ने अब यह आंदोलन की शुरुआत होती है और सही में हिला के रख देते हैं। ठीक, आगे है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब इसके आंसर देखते हैं, महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज है ना, महात्मा गांधी द्वारा 1909 में, देखिए यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव आपका तैयार लिखी गई पुस्तक जो गांधी विचारकों के बीच गीता जैसा महत्व रखती है। एक और ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव कब, तो 1909 में। तो एक कैसा महत्व रखती है, तो गीता जैसा महत्व रखती है। पूरे देश में इस पुस्तक का 2009 में, है ना, शताब्दी वर्ष मनाया भी जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखिए नीचे विश्लेषण किया हुआ है इसका। गांधी जी ने अपनी पुस्तक स्वराज में कहा था, यदि हम अंग्रेजों का किसी भी रूप में सहयोग न करें तो अंग्रेज अपने आप ही गिर जाएंगे, देश छोड़ के चले जाएंगे। देखिए उनका कहना था कि अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे। अंग्रेज मेरे यहाँ करने क्या आया है, तो सामान बेचने आए हैं। अगर उनका सामान नहीं खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिर इंग्लैंड वापस चला जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आंदोलन चलता नहीं है। 1922 में इसे रोक दिया जाता है चौरी चौरा घटना के कारण। उसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन चौरी चौरा का। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था, तो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखिए
चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, है ना। तो ये हिंसा हुई थी, पता है ना, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1920, 1922, 1923, 1924। तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में, ठीक है। इसका भी आंसर नीचे दिया हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं विश्लेषण के साथ। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या उड़ीसा। तो ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, या सभी गलत है। तो 13 अप्रैल 1919 याद है ना, 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला, पंजाब के अमृतसर है ना, वहाँ पे जलियांवाला बाग हुआ था, जहाँ पे जनरल डायर और जनरल ओ डायर, ये दोनों के मेल मिलाप से वहाँ पे गोलियां चला गई थी, जिसमें सैकड़ों बेकसूर लोग मारे गए थे, ठीक है। कहाँ था? तो स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग था, जिसमें लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। कहा जाता है वहाँ पे कुआं है, उसमें कितने लोग कूद के अपनी जान दे दिए थे, ठीक है। चलिए तो आगे हम चलते हैं। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1908, 1909, 1919, 1920। ये 1919 में हुआ था। एक काला कानून था, है ना, जिसमें किसी भी शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से लाया गया था? तो काला बाजारी रोकने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए। देखिए लॉर्ड चेमफोर्ड, देखिए यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो रहा है। लॉर्ड चेमफोर्ड 1916 से 21 के बीच जो भारत के वायसराय रहे थे ना, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 2 नहीं 3 ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है। एक तो हम पढ़ लिए कि भैया 20 नंबर क्वेश्चन, तो भैया किसके कार्यकाल में है ना, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो कब से कब तक रहे थे? तो 1916 से 21 तक रहे थे, ठीक है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन, लॉर्ड माउंटबेटन, श्रीमती एनी बेसेंट, जॉन क्रिप्स, है ना, तो सर जॉन साइमन 1928 में भारत आए थे। कब आए थे? 1928 में भारत साइमन कमीशन आया था। उसमें जो मेंबर थे, है ना, एक भी इंडियन नहीं थे, और उसी के चक्कर में हमारे लाला लाजपत राय के सर पे डंडा लगती है और उनकी मौत हो जाती है। यानी कि साइमन आयोग जब भारत आता है तो यहाँ उसे काला झंडा दिखा दिया जाता है। 22 देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923, 1924, 1925, 1926। तो 1923 में हुई थी, है ना। स्वराज पार्टी, है ना, प्राचीन भारत के स्वतंत्र संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे? चित्तरंजन दास जी, ठीक है। इस नीचे देखिए इनके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1927 सोनपुर, 1928 बिहार, 1929 पटना, 1936 लखनऊ। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 1927 सोनपुर। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्रांतिकारी नेता सुरेश सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार या मुखिया? तो मास्टरदा नाम था। क्या था? मास्टरदा। तो सुरेश सेन जो लोकप्रिय रूप से मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध है, उनका जन्म कब हुआ था? देखिए और ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है। 22 मार्च 1894 को कहाँ हुआ था? तो चटगांव में, है ना। उनके पिता का नाम क्या था? तो यानी कि राम निरंजन सेन, है ना। वो उनके पिता पेशे से क्या थे? तो शिक्षक थे। देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मेरा सब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है। तो चलिए 25 क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ाए ऑब्जेक्टिव, इससे 25 सब्जेक्टिव आपका तैयार हो गया, और जिससे आपको कभी नहीं इसको आप भूल सकते। अगर इसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा तो हमेशा हमेशा के लिए एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन कि आपको कभी सब्जेक्टिव पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी तरह का कंटेंट हम लेके आएंगे जो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है।